हेलो हेलो सभी जनों को। तो अब हम आ गए हैं हमारे चौथे भाग में, हमारे पहले अध्याय के, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। भाग 2 हमने भाग 1 अभी पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं भाग 2 किसका, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का। तो अब आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, ये भी एक तरह की अभिक्रिया है। जिस तरह से हमने पहले पढ़े थे वैसे ही और भी तरह की अभिक्रिया हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है देखते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब मान लीजिए ए है अधिक क्रियाशील तत्व और बी है कम क्रियाशील तत्व, तो वो क्या करता है, ए को बी के साथ में विस्थापित कर लेता है, बी को हटा देता है वो, और ए बी की जगह ले लेता है। ठीक है, किसी भी यौगिक में। तो जैसे ये एक यौगिक बन गया, ठीक है, बी वाई एक यौगिक है, तो ये क्या करेगा रिएक्शन में, अभिक्रिया में क्या करेगा, ए ज्यादा अधिक क्रियाशील है तो ए क्या है, बी की जगह ले लेगा और बी को बाहर फेंक देगा। तो हमारे पास में फिर क्या बन जाएगा, बी प्लस ए वाई। ये वाली अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। विस्थापित मतलब जगह ले लेता है उसकी। कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाने पर आयरन कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। मतलब कॉपर सल्फेट तो हो गया हमारा CuSO4, है ना, उसमें हम आयरन को मिलाते हैं। आयरन क्या है, आयरन है अधिक क्रियाशील वाला। ठीक है, आयरन है अधिक क्रियाशील वाला, तो आयरन क्या करेगा, वो कॉपर की जगह ले लेगा। कॉपर की जगह ले लेगा तो हमको मिल जाएगा FeSO4 प्लस CO। ठीक है, समझ में आया। तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के घोल में हमने आयरन को मिलाया, तो आयरन ने कॉपर धातु की जगह ले ली और कॉपर धातु को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, हमने आयरन की एक कील डाल दी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और थोड़ी देर बाद हमको क्या मिला, हमको मिला कि जो ये आयरन की जो कील है उसके ऊपर ऐसे भूरे रंग का एक परत आने लग गया है, भूरे रंग की एक परत जमा होने लग गई है। फिर हमको पता पड़ा कि जो भूरे रंग कप की परत है वो है, और वो भूरे रंग की परत क्या है, वो भूरे रंग की परत है ये कॉपर, जो कॉपर धातु है वो विस्थापित हुआ है और वो यहाँ पे जमा होने लग गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो आयरन है, जो Fe है, वो घोल में आकर FeSO4 बनाने लग गया, तो जो कॉपर विस्थापित हुआ वो आकर कील के ऊपर जमा होने लग जाता है। ठीक है, ये रही अभिक्रिया हमने अभी अभी पढ़ी थी, Fe प्लस CuSO4, Cu प्लस FeSO4। Fe ने क्या करा, Cu की जगह ले ली, Cu को बोल दिया जाओ भाई तुम क्रियाशील नहीं हो, मैं ज्यादा क्रियाशील हूँ। ठीक है, इसलिए Fe ने क्या करा, Cu की जगह ले ली। अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं ये संतुलित है कि नहीं। Fe एक है, यहाँ पे भी Fe एक है, यहाँ पे Cu एक है, यहाँ पे भी Cu एक है, यहाँ पे S एक है, यहाँ पे भी S एक है, और यहाँ पे O 4 है, यहाँ पे भी O 4 है। मतलब ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हमारी संतुलित भी है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। विस्थापन अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण। अभी एक उदाहरण हमने क्या देखा था, हमने एक उदाहरण देखा था CuSO4 प्लस Fe हमको देता है FeSO4 प्लस Cu, है ना, हमने ये देखा था। तो इसके अंदर क्या है, ये अधिक क्रियाशील है तो इसने Cu की जगह ले ली। आगे देखते हैं दूसरे वाले में क्या है, ये एक हो गए उदाहरण। ठीक है, ये उदाहरण याद रखिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं क्या है। दूसरा उदाहरण है जिंक और कॉपर सल्फेट को जब हम मिलाते हैं तो हमको मिलता है जिंक सल्फेट और कॉपर। इसमें क्या हुआ, जिंक अधिक क्रियाशील है तो जिंक ने बोला कॉपर को कि तुम निकल जाओ भाई, हम इसको विस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो जिंक ने क्या करा, समझ में आ रहा है ना, जिंक ने Cu को बोला बाय, और जिंक ने जगह ले ली Cu की, तो यहाँ पे हमारे को मिल गया ZnSO4 और Cu। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में लेड है, लेड और कॉपर क्लोराइड हमको क्या देता है, लेड क्लोराइड और कॉपर। ठीक है, ये कॉपर क्लोराइड नहीं है, ये कॉपर है, यहाँ पे गलती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ इसमें क्या हुआ, लेड अधिक क्रियाशील है तो लेड कॉपर की जगह ले लेता है यौगिक में। ठीक है, कॉपर की जगह ले लेता है तो हमको मिलता है फिर PbCl2 और कॉपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो भी अधिक क्रियाशील होते हैं, कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन से हो गए, यहाँ पे आयरन हो गया,
लेड हो गया और जिंक हो गया, ये तीनों क्या करते हैं, ये यौगिक में जाकर कॉपर को निकाल देते हैं, कॉपर को विस्थापित कर देते हैं और यौगिक में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, मतलब मैंने अभी अभी बताया अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। समझ में आ गया, वो अधिक क्रियाशील हैं तो वो क्या करते हैं, कॉपर को उसके यौगिक से वो विस्थापित कर देते हैं। इतना समझ में आया ना। जो भी हमारा तत्व यौगिक के तत्व से ज्यादा क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील वाला होता है, वो यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है, वो यौगिक के तत्व की जगह ले लेता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया है तो अब है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप क्या है, अवक्षेप एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे किसी भी जल में अविलेय होता है, मतलब घुलता नहीं है, वो अविलेय होता है। ठीक है, तो ये जो अवक्षेप है, ये किसी भी अभिक्रिया में जब हमको दिखता है कि नीचे कुछ कुछ लगा हुआ है, कुछ अभी भी अघुलनशील है, घुल नहीं रहा है, तो उसको हम अवक्षेप बोलते हैं कि नीचे जो बच गया, अवक्षेप बच गया। तो जिस भी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अवक्षेप क्या है, जो बिल्कुल घुलता नहीं है, घुलता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट को घोल लिया जाता है और दूसरी परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। ठीक है, एक परख नली में हमने 2 परख नली ले ली, एक में हमने बेरियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, एक में बेरियम क्लोराइड डाल दिया और एक में सोडियम सल्फेट डाल दिया। बेरियम क्लोराइड ये मान लीजिए BaCl2 और सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4। ठीक है, इतना समझ में आया। 2 परख नली में हमने ले लिया, अब क्या करेंगे, हम उन दोनों को हम मिला लेंगे। एक परख नली में BaCl2 था, एक परख नली में Na2SO4 था, हमने उन दोनों परख नली में क्या है, हम उन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद में हम क्या देखेंगे, एक श्वेत रंग का एक पदार्थ बनता है। कहाँ बनता है, यहाँ नीचे, यहाँ ये जो है, यहाँ पे एक श्वेत रंग का पदार्थ बनता है जो कि जल में अविलेय होता है, मतलब वो घुलता बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या हो गया, ये श्वेत रंग का जो पदार्थ है वो हो गया हमारा अवक्षेप। ठीक है, ये हो गया हमारा अवक्षेप। समझ में आ रहा है ना। तो हमारे में क्या हुआ, हमारे में हमने जब 2 पदार्थों को मिलाया तो हमको नीचे एक श्वेत रंग का पदार्थ मिला जो कि जल में नहीं घुलता है, वो घुलनशील नहीं होता है, वो अविलेय होता है। ठीक है, और ये पदार्थ जो बना, उस पदार्थ को हम अवक्षेप बोलते हैं। और जिस भी अभिक्रिया में ऐसा अवक्षेप बनता है उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। देखते हैं हमारी अभिक्रिया क्या होगी। अभिक्रिया है Na2SO4 और BaCl2 को जब हम मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम मिलाते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया। इसमें Na2SO4 और BaCl2 जो है वो अभिकारक हैं और उत्पाद क्या है, उत्पाद है BaSO4 और NaCl। और ये जो BaSO4 है ये है हमारा अवक्षेप। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा अवक्षेप बिल्कुल भी पानी में नहीं घुलता है, तो ये हमारा अवक्षेप होगा। तो नीचे जो भी ये श्वेत रंग का दिखता है वो क्या है, वो हमारा है बेरियम सल्फेट दिख रहा है हमको नीचे। ठीक है, तो जहां पे भी जिस भी अभिक्रिया में ऐसे श्वेत रंग या किसी भी रंग का नीचे एक अवक्षेप बच जाता है, एक पदार्थ बच जाता है जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं फिर। द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है, हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था जिसके अंदर एक जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो द्विस्थापन में क्या होगा, मतलब दो दो विस्थापन हो रहे हैं। द्वि मतलब दो, तो दो दो विस्थापन हो रहे हैं। क्या है, द्विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब 2 आयनिक यौगिकों के भागों का आदान प्रदान होता है जिसमें 2 नए यौगिक बनते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 2 यौगिक है हमारे पास में AX और BY, तो ये क्या है, एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे तो हमको मिल जाएगा AY प्लस
BX। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दो दो विस्थापन हुआ, इसमें दो दो नए यौगिक बने। ठीक है, तो ये विस्थापन से अलग कैसे, विस्थापन में बस एक ही यौगिक बनता था, विस्थापन में ऐसे होता था, है ना। तो इसमें बस एक ही यौगिक, द्विस्थापन में क्या होता है, द्विस्थापन में दो दो नए आयनिक यौगिक बन जाते हैं। और जो दो आयनिक यौगिक यहाँ पे अभिकारक होते हैं उनके भागों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इतना समझ में आया द्विस्थापन कैसे है। आगे बढ़ते हैं फिर। मैग्नीशियम सल्फेट विलयन घोल और बेरियम सल्फेट का दूधिया सफेद अवशेप। और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट के घोल में थोड़ी मात्रा में बेरियम क्लोराइड घोल मिलाना, जिसमें घुले हुए सल्फेट आयन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। मतलब मैग्नीशियम सल्फेट का विलयन है यहाँ पे, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का विलयन है यहाँ पे, और बेरियम सल्फेट का दूधिय, बेरियम सल्फेट है BaSO4। ठीक है, ये दूधिय सफेद अवशेप है। और ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट के घोल में थोड़ी मात्रा में बेरियम क्लोराइड घोल मिलाना। मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसके अंदर थोड़ी मात्रा में हमने क्या डाल दिया, BaCl2। ठीक है, BaCl2 डाल दिया तो हमको क्या मिला, MgSO4 में हमने थोड़ी थोड़ी मात्रा में, देखिए यहाँ पे लिखा है थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम डाल देंगे BaCl2। ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे बूंदों में गिर रहा है, ये है हमारा BaCl2। ठीक है, BaCl2 इसमें डालेंगे, BaCl2 डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, दो आयनिक यौगों के जो भाग हैं उनका आदान प्रदान होता है। तो जो Mg है वो यहाँ आ जाएगा, है ना, और जो Ba है वो यहाँ आ जाएगा। तो हमको मिल जाएगा BaSO4 प्लस MgCl2। और ये जो BaSO4 है वो एक दूधिया अवशेप देता है, दूधिया अवशेप बनाता है। तो अभी ये दो तरीके के अभिक्रिया हो गए। पहला तो ये हो गया हमारा द्विविस्थापित, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एक और अभिक्रिया है ये, इसको एक और अभिक्रिया हम बोल सकते हैं, वो होगी हमारी अवशेपण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास में अवशेप भी बना है। अवशेप क्या है हमारा, BaSO4 हमारा अवशेप है। ठीक है, तो समझ में आया द्विस्थापन कैसे हुआ, Mg ने Ba की जगह ले ली और Ba ने Mg की जगह ले ली, तो BaSO4 और MgCl2 बन गया। और BaSO4 जो है वो हमको दूधिया सफेद अवशेप देता है। ठीक है, समझ में आ गया ये परख नलियों में क्या बता रहे हैं और द्विस्थापन कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन मतलब दो दो विस्थापन होते हैं एक साथ में और दो नए यौगिक बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। Ba2 प्लस तथा SO4 की अभिक्रिया से BaSO4 के अवशेप का निर्माण होता है। मैंने बताया था BaSO4 क्या है, BaSO4 है अवशेप। वो किन दो चीजों से बनता है, वो बनता है Ba2 प्लस और SO4 से। ठीक है, इन दोनों चीजों से BaSO4 बनता है और वो अवशेप होता है। कौन से रंग का अवशेप, श्वेत रंग का अवशेप, दूधिया रंग। ठीक है, दूधिया। ठीक है भाई, समझ में आया। आगे देखते हैं। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक और उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है इसके साथ में, NaCl। लेकिन ये जो है ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड पानी के साथ में या फिर विलयन के साथ में घुला रहता है। ये क्या है, घुला रहता है। ठीक है, इसलिए हमको इसका रंग नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि ये घुला रहता है और BaSO4 अवशेप बनाता है, वो श्वेत रंग देता है। लेकिन दो उत्पाद बनते हैं और ये दो उत्पाद किस तरह से बनते हैं, अभिकारकों के बीच के आयन जो है उनका आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक बनते हैं। एक और बार मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास में था MgCl2 और BaSO4, नहीं हमारे पास में था, हाँ पीछे देखेंगे, पीछे क्या था हमारे पास में, MgSO4 और BaCl2 था। तो लिख देते हैं MgSO4 और BaCl2। ठीक है, ये था, तो हमको मिलके क्या बनाता है ये, BaSO4 और MgCl2। ठीक है, ये MgCl2 है, यहाँ पे NaCl जो लिखा है ये MgCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी बनता है, लेकिन वो सोडियम क्लोराइड जो है वो Na2SO4 के साथ में जब हम BaCl2 का
अभिकरण करवाते हैं तब बनता है हमारा BaSO4 और NaCl। ठीक है, NaCl भी बनता है लेकिन उसको Na2SO4 से हमको अभिकरण करना पड़ता है। जब हम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में अभिकरण करते हैं तो हमको मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और उसके साथ में मिलता है BaSO4। और जब हम सोडियम सल्फेट के साथ में अभिकरण करते हैं तो हमको फिर से मिलता है सोडियम क्लोराइड और BaSO4। और BaSO4 बेरियम सल्फेट जो है वो अवक्षेप होता है और वो दूधिया रंग का होता है। और ये जो दोनों उत्पाद हैं वो हमको मिलते हैं अभिकारकों के बीच में आयन का जब आदान प्रदान होता है तब। ठीक है, समझ में आया? अभिकारक है, अभिकारक का ये आदान प्रदान होता है, Mg और Ba का आदान प्रदान हुआ, Na और Ba का आदान प्रदान हुआ, तब हमको नया यौगिक मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तांबे को गर्म करने पर उसका रंग काला क्यों हो जाता है? जब हम तांबे को गर्म करते हैं तो वो एकदम काले रंग का पड़ जाता है। वैसे तो तांबा कौन से रंग का होता है? वैसे तो तांबा भूरे रंग का होता है। ठीक है, भूरे रंग को जब हम गर्म करते हैं तो काला रंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कॉपर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। तो जब हम इस कॉपर को गर्म करते हैं और जो हमारा वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन तो है ही, वही हम सांस ले रहे हैं। तो जब हम इस कॉपर को गर्म करते हैं तब ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ में जुड़ जाता है और इन दोनों का योग बनकर हमको देता है एक यौगिक जो कि है कॉपर ऑक्साइड। और जो कॉपर ऑक्साइड है वो होता है हमारे काले रंग का। इसीलिए जब भी हम कॉपर को गर्म करते हैं, तांबे को गर्म करते हैं, तो हमको काला रंग मिलता है। क्यों? तांबा गर्म होते ही हमारे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है उसके साथ में योग बनाता है और योग बनाकर हमको क्या दे देता है? कॉपर ऑक्साइड दे देता है। और कॉपर ऑक्साइड होता है काले रंग का। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। यदि इस गर्म पदार्थ CuO अभी गर्म है ना, कॉपर हमने गर्म करा तभी ऑक्सीजन आके मिला, तो ये अभी भी गर्म है, ये अभी भी गर्म है ना? तो गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। मतलब जब हम कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है? तब विपरीत अभिकरण होता है, विपरीत अभिक्रिया होती है। विपरीत अभिक्रिया मतलब हमको फिर से मिल जाता है कॉपर। ठीक है, तो हमने क्या करा था? कॉपर से हमको कॉपर ऑक्साइड मिला था, फिर हमने इसके ऊपर हाइड्रोजन डाल दिया तो हमको फिर से मिल गया कॉपर। और कॉपर के साथ में इस बार हमको क्या मिला है? इस बार हमको मिला है जल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको विपरीत अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों? पहले हमने कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनाया, फिर हमने कॉपर ऑक्साइड से बना दिया कॉपर। तो पहले कॉपर से कॉपर ऑक्साइड गए, फिर कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर। ठीक है, कैसे कॉपर ऑक्साइड कैसे बनता है? कॉपर को गर्म करते हैं तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ में वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, काला हो जाता है। फिर उसी गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब हम हाइड्रोजन गैस का प्रवाह करते हैं तब हमको मिल जाता है वापस कॉपर और उसके साथ साथ में जल। ठीक है, समझ में आया कि गर्म करने पर वो काले रंग का क्यों हो जाता है और उस काले रंग को भूरा रंग कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे है कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश। तो कॉपर के चूर्ण के साथ में हम क्या करेंगे? उसको एक चाइना डिश में डाल देंगे और चाइना डिश में डालने के बाद में उसको गर्म करेंगे और गर्म करने पर हमको क्या मिलता है? ये हो जाता है काले रंग का। ये जो चूर्ण है वो काले रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे कॉपर ऑक्साइड की परत जो जम गई। कॉपर ऑक्साइड की परत कैसे हटाते हैं? उस पे हम हाइड्रोजन गैस का प्रवाह करते हैं तो कॉपर और पानी मिल जाता है। ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं। फिर अपचयन। अपचयन एक प्रकार की अप्रतिक्रिया है जहां एक परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को महत्वपूर्ण रूप से खो देता है। मतलब जब हम किसी भी परमाणु या फिर हम किसी भी पदार्थ के साथ में ऐसी अपचयन अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है? तब वो जो पदार्थ है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पदार्थ से बाहर निकल आता है और वो पदार्थ खो देता है उस इलेक्ट्रॉन को। और जब भी एक अभिकारक इलेक्ट्रॉन को महत्वपूर्ण रूप से खो देता है तो तब हमारा होता है अपचयन।
ठीक है। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन के योग या एडिशन के कारण बदल जाता है। मतलब जब भी हम मान लीजिए ये पदार्थ है हमारा, ठीक है, इससे हमको अभिक्रिया करवाना है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन खो जाता है और जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तब इन दोनों वक्त इसको हम क्या बोलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को खो दे तब अपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन को पा ले तब अपचयन होता है। ये माइनस साइन मतलब खो दिया, ठीक है, मतलब खो दिया, और ये प्लस साइन मतलब योग कर लिया, ठीक है, मिल गया। ठीक है। तो ए जब इलेक्ट्रॉन को खो देता है या फिर ऑक्सीजन को पा लेता है, तब बोलते हैं हम कि इसका अपचयन हो गया है, ये अपचयित हो गया है, और इसकी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। मतलब ए क्या हो गया, ए हो गया अपचयित। क्यों, ए क्या पा रहा है, ए ऑक्सीजन पा रहा है। तो जब भी ए ऑक्सीजन पाएगा तो हम इसको हम बोल देंगे कि ए का अपचयन हुआ, या फिर हम क्या बोलेंगे, ए अपचयित हुआ। समझ में आ रहा है। ठीक है। ए अपचयित कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि उसके साथ में ऑक्सीजन मिला। ठीक है। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए लौह धातु ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन का योग हो गया। आप घबराइए मत, बड़े अगर आपको शब्द दिख रहे हैं तो इन सब का मतलब बहुत ही ज्यादा सरल है। ऑक्सीजन का योग, ठीक है, होकर आयरन ऑक्साइड जंग बनाती है। मतलब जो हमारा लौह धातु है वो ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन से मिलता है, और क्या बनाता है, Fe2O3, और ये क्या है, ये है हमारा जंग। ठीक है, जंग नहीं, जंग। जंग मतलब रस्ट, जो हमारा लाल लाल रंग का लग जाता है ना कभी कभी लोहे पे, लाल भूरे रंग का, उसको हम जंग बोलते हैं। ठीक है। तो लौह धातु जब ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब यहाँ पे लौह धातु के साथ में ऑक्सीजन का योग होता है तो वो जंग बनाता है। तो यहाँ पे इसका लौह धातु का क्या हुआ, लौह धातु हो गया अपचयित। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे लौह धातु के साथ में ऑक्सीजन का योग हो गया, और जब भी किसी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन का योग हो जाता है और उसके वजह से वो धातु बदल जाता है, तो हम उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। और लौह धातु क्या हो गया, धातु हो जाता है अपचयित। अपचयित कैसे होता है, जब ऑक्सीजन का योग होता है या फिर जब इलेक्ट्रॉन को खो दिया जाता है। ठीक है। समझ में आया इतना अपचयन क्या है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 बन रहा है ना, तो यहाँ पे कार्बन जो है उसका अपचयन हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है। ठीक है। कार्बन अपचयित कैसे हो रहा है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन मिलाया जा रहा है, उससे हमको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन के साथ में जब ऑक्सीजन का योग हो गया तो कार्बन क्या हो गया, कार्बन हो गया हमारा अपचयित। ठीक है। समझ में आ रहा है ना अपचयित कैसे हो रहा है। अपचयित क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन के साथ में क्या जुड़ गया भाई, ऑक्सीजन जुड़ गया, और जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो अपचयित हो जाता है। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ उतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है थोड़ी सी नई चीज है ये, बट बहुत ही ज्यादा सरल है। तो देखते हैं क्या होता है। यदि कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे उपचयित कहते हैं। ये क्या हम पढ़ने वाले हैं, उपचयन पढ़ने वाले हैं। तो यदि कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे उपचयित कहा जाता है। सरल शब्दों में उपचयन हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन के निष्कासन होता है। ठीक है। मतलब हमने अभी तक पढ़ा था कि जब ए के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और एओ बना देता है तो इसको हम अपचयन बोलते हैं, है ना, अपचयन बोलते हैं। अब क्या होता है, अगर इस पदार्थ से ऑक्सीजन खो जाता है, माइनस साइन, ऑक्सीजन खो जाता है और ए बना देता है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया उपचयन। ठीक है,
तो सरल शब्दों में जब ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है या फिर हाइड्रोजन का योग हो जाता है तब उपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तब अपचयन होता है। तो अपचयन और उपचयन एक दूसरे के विपरीत हैं। जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तब उपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन का योग होता है तब अपचयन होता है। ठीक है। जब कोई अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक और अधिक इलेक्ट्रॉन वृद्धि करता है तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हमने पहले पढ़ा था कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो अपचयन होता है, और ये अब उपचयन बिल्कुल अपचयन के विपरीत है। तो जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन पा लिया जाता है, तब होता है हमारा उपचयन। ठीक है, इतना समझ में आया उपचयन अभिक्रिया क्या है। उपचयन अभिक्रिया अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कहाँ एक उपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन। ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, उपचयन में क्या होता है, हमारे उपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। उपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, अपचयन में हाइड्रोजन कम हो जाता है। उपचयन में ऑक्सीजन कम होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का योग हो जाता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ में ये लिख लीजिए ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी आपको परेशानी ना हो। उपचयन में जो होता है अपचयन में उसका उल्टा उल्टा होता है, विपरीत विपरीत होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं फिर। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस पास करते हुए गर्म करके कॉपर में उपचयन किया जाता है। मतलब हमने पढ़ा था कि जब हम तांबे को गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ में मिलके CuO बना देता है। ठीक है, CuO बना देता है। अब इस CuO में जब हम हाइड्रोजन मिलाते हैं तो हमको वापस मिल जाता है Cu प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर के साथ में जब हमने हाइड्रोजन गैस को पास करा, हाइड्रोजन गैस का प्रवाह करा, तो कॉपर से ऑक्सीजन का निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष मतलब कमी हो गई, कॉपर से ऑक्सीजन को छीन लिया गया, है ना। जब कॉपर से ऑक्सीजन को जब छीन लिया जाता है तो वो हमारा हो जाता है उपचयन। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा गया था तो अपचयन हुआ था, और फिर उसके बाद में जब हमने हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया, CuO से हाइड्रोजन गैस को जब हमने पास कर दिया तो Cu प्लस H2O बनाया, तो अब ये हो गया उपचयन। उपचयन कैसे हुआ भाई, फिर से बताना पड़ेगा क्या, H2O ने उपचयन हुआ जब ऑक्सीजन हट गया, कॉपर से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया, तो कॉपर का उपचयन हो गया। ठीक है, कॉपर उपचयित हो गया। कॉपर का उपचयन होना मतलब कॉपर उपचयित हो गया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे यही है, जब हाइड्रोजन गैस को हम कॉपर ऑक्साइड से निकालते हैं तब हमको मिलता है कॉपर और पानी। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को हमने भेजा कॉपर ऑक्साइड के अंदर, तो हमको यहाँ पे मिल गया कॉपर, और यहाँ पे हमारी बूंदे किसकी गिर रही है, बूंदे गिर रही है हमारी H2O की, पानी की। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं फिर। रिडॉक्स अभिक्रिया। अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए वह उपचयित हो रहा है। ह्रास हो रहा है मतलब कमी हो रही है। ठीक है, घट रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकाल दिया जा रहा है तो इसलिए वो उपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन में हमारा अपचयन हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा, एक और देखिए क्या होता है, CuO होता है कॉपर ऑक्साइड, है ना, उसके साथ में हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस डालने के बाद में ये जो O है ये इसके साथ में जुड़ जाता है, तो कॉपर तो हो गया हमारा उपचयित, कॉपर हो गया बिल्कुल हमारा उपचयित। उसके साथ में हमारे को पानी जब मिलता है तो हाइड्रोजन के साथ में हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है, तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन हो जाता है हमारा अपचयित। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है, और जब भी वो हाइड्रोजन, जब भी किसी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन योग बनाता है तो अपचयन होता है, और किसी भी पदार्थ से निकल जाता है ऑक्सीजन तो
उपचयित होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक ही अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, और जब भी किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे CuO का हो गया उपचयन और H2 का हो गया अपचयन। तो एक अभिकारक उपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है, और जब एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन होता है तो हम उसको उपचयन अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? देखिए ए यहाँ पे क्या है, CuO है ना, और B है यहाँ पे H2। तो CuO का उपचयन बनकर हमारे को Cu मिलता है और H2 का अपचयन होकर हमको H2O मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ या फिर कमी हुई, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ठीक है, ऑक्सीजन का योग हुआ। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, फिर रिडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण देखते हैं क्या है। अभी हमने पढ़ा क्या है ये उदाहरण, CuO कॉपर ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये उपचयन है, तो उपचयन हुआ, और यहाँ पे ये अपचयन है। ठीक है, और H2 का अपचयन हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिला, और उपचयन यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो पहला उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ZnO+C हमको देता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जो है उसका क्या हो रहा है, उसका उपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलकर कार्बन के पास में जा रहा है, और कार्बन के पास में जाता है तो वो जिंक बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पे, सोचिए क्या होगा, कार्बन का होगा अपचयन। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ में O2 मिल रहा है और जिंक से O2 बाहर जा रहा है। उसी तरह से MnO2 तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, MnO2 और HCl हमको देता है MnCl2, H2O और Cl2। तो यहाँ पे Mn का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल के किसके पास में जा रहा है, हाइड्रोजन के पास में। तो मैंगनीज जो है, Mn जो है उसका, MnO2 जो है उसका हो रहा है उपचयन, और HCl जो है उसका हो रहा है अपचयन। क्यों? क्योंकि मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाला जा रहा है, तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है, ऑक्सीजन को जब ह्रास किया जाता है तब उपचयन होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें हमने ऑक्सीजन की वृद्धि करी है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। नीचे क्या लिखा हुआ है, कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड उपचयित होकर Zn बनाता है। मतलब कार्बन जो है, कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, और ZnO जो है वो ऑक्सीजन को निकाल कर Zn बना देता है। मतलब कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और ZnO अपचयित होकर Zn बनाता है। जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है, उपचयित होकर। ठीक है, HCl और Cl2 अपचयित होते हैं। क्यों? क्योंकि HCl जो है, HCl के साथ में हमारा ऑक्सीजन मिल जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, अपचयन। और MnO2 के साथ में, बेचारे के साथ में क्या होता है, उसका ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए MnO2 MnCl2 का क्या हो जाता है, अपचयन। ठीक है, तो HCl जो है उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो Cl2 अलग से निकल आता है, तो HCl से अपचयित होकर Cl2 बनता है, और MnO2 से उपचयित होकर MnCl2 बनता है। ठीक है, इतना समझ में आया। C अपचयन कर अपचयित होकर CO बनाता है, उसी तरह से ZnO उपचयित होकर Zn बनाता है। और नीचे वाले में क्या है, MnO2 नहीं, पहले अपचयन वाला लिख देते हैं। HCl अपचयित होकर H2O और Cl2 बनाता है, और उसी तरह से MnO2 उपचयित होकर MnCl2 बनाता है।
ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल कंफ्यूजन। इस वाले सेशन के लिए इतना ही था। हम आगे, हमारा थोड़ा सा और अध्याय बचा हुआ है, वो हम बहुत ही आसानी से खत्म करने वाले हैं। आप तब तक ये सब कुछ रिवाइज कर लीजिए ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो, और पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।